Hello everyone, my name is Ramasri Rai. Welcome at MMC. Guys, in my today's lecture, I'll be discussing you a lot about William Shakespeare. Now you can see this is a lecture second and this lecture is totally all about William Shakespeare's dramatic career. Right, in my previous lecture, I explained a lot about William Shakespeare's life. Right, so guys, आज जो हम बताएंगे विलियम शेक्सपियर का जो चारों पीरियड था वो कैसा था, उन चारों पीरियड में इनके प्लेस कैसे डेवलप हुए, फर्स्ट पीरियड के प्लेस कैसे थे, सेकंड पीरियड के प्लेस कैसे थे, थर्ड पीरियड के प्लेस कैसे थे और फोर्थ पीरियड के प्लेस कैसे थे। तो गाइस चलते हैं, एक एक चीज को देखते हैं और अच्छे से देखिए शेक्सपियर्स ड्रामेटिक करियर कितने समय तक का था। तो ये था 1588 से 1612 तक था। ठीक है, तो एक एक लाइन को हम समझते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। गाइस अब देखिए, द पीरियड ऑफ शेक्सपियर ड्रामेटिक करियर एक्सटेंडेड 24 ईयर्स। विलियम शेक्सपियर का अगर हम देखें तो इनका जो पीरियड ऑफ ड्रामा था वो 24 साल का था। कितने साल का था? 24 साल का था। और उनका जो समय था वो 1588 से 1612 तक, 1588 से 1612 तक इन्होंने अपने सारे प्लेस को लिखा। इनके मैक्सिमम क्रिएशन इसी के टाइम के थे। तो विलियम शेक्सपियर का जो ड्रामेटिक करियर था वो 24 साल तक का था। एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पीरियड्स बाय डाउडन व्हिच आर एज फॉलोज। और इसी 24 साल के पीरियड को डाउडन साहब ने क्या किया है, 4 भागों में डिवाइड किया है। उसी को हम एक एक चीजों को समझते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पीरियड, तो आप जानते ही हैं फर्स्ट पीरियड में क्या होता है, व्यक्ति लर्न करता है, प्रैक्टिस करता है, एक्सपेरिमेंट करता है। तो द पीरियड ऑफ वर्कशॉप इसे हम कह सकते हैं, फर्स्ट पीरियड को पीरियड ऑफ वर्कशॉप भी कह सकते हैं, पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप कह सकते हैं, या यूं कह सकते हैं द पीरियड ऑफ लर्निंग। तो विलियम शेक्सपियर के फर्स्ट पीरियड को हम ये कह सकते हैं कि क्या था, पीरियड ऑफ लर्निंग था। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू डाउडन शेक्सपियर फर्स्ट ड्रामेटिक पीरियड वाज द पीरियड ऑफ अप्रेंटिस, क्योंकि डाउडन ने भी ये मान लिया है कि जो इनका फर्स्ट पीरियड था वो पीरियड ऑफ लर्निंग, पीरियड ऑफ अप्रेंटिस था। ठीक है, बिकॉज ही वॉज इन द वर्कशॉप एंड बिजी, क्योंकि वो एक जैसे व्यक्ति एक वर्कशॉप में होता है और अपने काम में व्यस्त था। तो उस समय विलियम शेक्सपियर बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें सीख रहे थे, कैसे हम उसको आगे बढ़ाएं। तो गाइस लेट्स गो अहेड। रिवाइजिंग द ओल्ड प्लेज, एक्चुअली इनका क्या था, सिस्टम था ओल्ड वाइन न्यू बॉटल की थियरी पर ये काम करते थे। ठीक है, ओल्ड वाइन एंड न्यू बॉटल की थियरी पर। तो वो पुराने प्लेस को बहुत अच्छे से पढ़ते थे और पुराने प्लेस को ही पढ़ करके उसमें थोड़ी से मैटर को ले करके, राइट, उसी को पेंट एंड ब्रश की तरह, जैसे एक चित्रकार होता है पेंट और ब्रश ले करके सुंदरता उसमें उकेर दिया करते थे, ये कला थी। एंड लर्निंग द आर्ट ऑफ ड्रामेटिक कॉम्पोजिशन। तो द प्लेज ऑफ दिस पीरियड आर इमेच्योर्ड एंड मिक्सचर ऑफ पोएटिक प्रोज। आप देख लीजिए इसमें क्या था, स्टार्टिंग था तो उनको समझ में नहीं आता कहां से शुरू करें, क्या करें, इसलिए इन्होंने शुरुआत में फ्री वर्स का इस्तेमाल किया। फ्री वर्स क्या होता था, वो राइम्ड हुआ करता था। जब आप इनके फर्स्ट पीरियड के कोई भी प्ले को पढ़ेंगे और देखेंगे आप, तो उसमें समझ में आ जाएगा कि ये क्या थे, सारे के सारे राइम्ड थे। लार्जली एक्सपेरिमेंटल बेस्ड ऑन बॉयस्टरस थीम कंपोज्ड इन फ्री वर्स। मैंने आपको बताया है कि जो इनकी शुरुआत की जो थीम थी वो बॉयस्टरस थी, फूहड़ थी। अगर आप मीट समर नाइट्स ड्रीम को पढ़ेंगे तो उसमें देखिए क्या है कि विलियम शेक्सपियर ने क्या किया है, टिटेनिया का प्रेम गधे से करा दिया। अरे, किसी रानी का प्रेम गधे से करा दिया गया। राइट, तो आप देख सकते हैं कितनी बॉयस्टरस थीम थी उसमें, है ना। तो ओके, ऑलराइट, एंड यूज्ड ब्लैंक वर्ड्स सिंस द सेकंड पीरियड ऑफ हिज ड्रामेटिक करियर। और सेकंड जो इनका ड्रामेटिक करियर था, फिर उन्होंने, इनको समझ में आ गया, क्योंकि होता क्या है, फ्री वर्स में किसी भी राइटर की पूरी की पूरी फीलिंग बाहर नहीं आ पाती है। जैसे अगर हम लोग को गद्य में बोलना होगा, प्रोज में बोलना होगा, तो हम लोग बहुत कुछ बोल लेंगे, लेकिन अगर वही पोएट्री में बोलना होगा, पोएट्री लिखना होगा, तो हम बहुत देर तक नहीं चल सकते। राइट, तो इन्होंने क्या किया, सेकेंड पीरियड में ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल करना शुरू किया था। द इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ दिस पीरियड आर एज फॉलोज। तो इनके फर्स्ट जो ड्रामेटिक करियर था उसका जो प्लेस था उसको हम लोग आगे चल के देखते हैं। देखिए क्या था, पहला जो था लव्स नेवर लास्ट। थोड़ी सी प्रिंट में मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, तो मैनेज कर लीजिएगा। इट इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट एंड ओरिजिनल वर्क ऑफ शेक्सपियर। ध्यान दीजिएगा, विलियम शेक्सपियर का पहला इंडिपेंडेंट कोई प्लेस है तो वो है लव्स नेवर लास्ट, प्यार पे किया गया मेहनत बेकार। हम सारे प्लेस को, एक एक प्लेस को अच्छे से पढ़ाएंगे और समझाएंगे, बिल्कुल आपको चिंता नहीं करने की जरूरत है।
ठीक है। द कॉमेडी ऑफ एरर्स, बहुत अच्छा प्ले ये भी है, कॉमेडी ऑफ एरर्स, राइट। दो भाई होते हैं और उनके दो नौकर होते हैं, दोनों भाई की शक्ल एक होती है, उनके दोनों नौकरों की शक्ल एक होती है, राइट। तो दोनों भाई बिछड़ जाते हैं, राइट, सीनियर ड्रामियो एंड जूनियर, है ना, ये दोनों बिछड़ जाते हैं। बड़ा मजा आता है जब आप उस प्ले को पढ़ेंगे, बड़ा एंजॉय करेंगे। इट इज अ फार्स फुल ऑफ बॉयस्टरस एंड फन एंड लाफ्टर। ये भी बॉयस्टरस क्यों है? क्योंकि पता चला कि दो भाई एक जैसे हैं, राइट। एक भाई उस शहर में घूमने गया तो उसकी पत्नी आए, कहे आप मेरे पति हैं, चलिए मेरे घर, जबरदस्ती पकड़ करके उनको अपने घर ले जाती है। वो एकदम टेंशन में हो जाते हैं, अरे मेरी शादी नहीं हुई, मेरी पत्नी कहाँ से हो गई, राइट। तो बड़ा मजा आता है, वो भी बॉयस्टरस है बट बहुत एंटरटेनिंग होता है, ठीक है। ओके, अब अगला देखिए, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। ये भी इसकी स्टोरी बहुत प्यारी सी है ना, डिलाइटफुल रोमांस है ये। फिर हम लोग पढ़ेंगे रिचार्ड सेकंड, शेक्सपियर्स फर्स्ट हिस्टोरिकल प्लेस बेस्ड ऑन मार्लोज एडवर्ड सेकंड। तो विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट ये क्या है, हिस्टोरिकल प्लेस है गाइज। अगला क्या है, अ मिड समर नाइट्स ड्रीम, जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा था, अ फैंटासी फुल ऑफ बॉयस्टरस सीन। इसी में बहुत सारे बॉयस्टरस फूहड़ सीन है, आपको देख के बड़ा मजा आएगा, बहुत हंसेंगे आप। इसमें रोमांटिक स्टोरीज भी बहुत प्यारी है ना, कि लव लुक्स नॉट विद आईज बट विद द माइंड, है ना। आगे बहुत सारी अच्छी अच्छी लाइनें हैं ना, कि हु एवर लव्स लव्स नॉट एट फर्स्ट साइट, द पाथ या द ट्रू पाथ ऑफ लव नेवर डिड रन स्मूथ। बहुत सुंदर सुंदर लाइनें हैं, हम लोग बहुत एंजॉय करेंगे, राइट। वैसे भी विलियम शेक्सपियर के जितने प्लेज की लाइनें हैं, ये आप मान कर चलिए जीवन का मूल मंत्र है। अगर आपने उसमें से दो चार की भी बात को समझ लिया तो जिंदगी को जीने में बहुत जॉय आएगा। इवन आई पर्सनली फॉलो लॉट्स ऑफ लाइन्स। ओके, ना रोमियो एंड जूलियट, क्या बात है, मतलब सबसे कम उम्र की हीरोइन, राइट। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन दो फैमिली की दुश्मनी की वजह से दोनों क्या होते हैं, मौत के घाट उतर जाते हैं। कम ऑन, तो देखिए क्या है, अ ब्यूटीफुल ट्रेजिक कॉमेडी लेटर ऑन रिवाइव्ड एंड परफेक्टेड। ये भी एक ब्यूटीफुल ट्रेजिक है, बहुत ट्रेजिक कॉमेडी है, क्योंकि इसमें ट्रेजिडी भी है और कॉमेडी भी है, ठीक है। हम बात करते हैं, अब देखिए सेकेंड पीरियड में हम लोग आ जाते हैं। तो इन द वर्ल्ड इट वाज द पीरियड ऑफ मैच्योरिटी, कहा जाता है कि ये पीरियड ऑफ मैच्योरिटी भी था, द पीरियड ऑफ जॉयस कॉमेडी एंड मैच्योरिटी, मैच्योर्ड हिस्टोरिकल प्लेज। इसमें जो हिस्टोरिकल प्लेज लिखे गए तो काफी मैच्योर्ड थे। अब साहब, अकॉर्डिंग टू डाउडेन, द सेकेंड पीरियड ऑफ शेक्सपियर्स एक्टिविटी इज नोन एज इन द वर्ल्ड बिकॉज बाय दिस टाइम शेक्सपियर हैड एक्वायर्ड एक्सपीरियंस अबाउट द वर्ल्ड एंड मास्टरी ओवर हिज क्राफ्ट ओवर हैज मैच्योर्ड, ही रोट विद फुल कॉन्फिडेंस। आप ये समझ लीजिए कि पहले पीरियड के बाद विलियम शेक्सपियर सेकेंड पीरियड में इनको बहुत कॉन्फिडेंस आ गया, नॉलेज मिल गया, लिखने का तरीका पता चल गया, कैसे लिखें, कैसे क्या करें जिससे हमारे जो ऑडियंस हो वो काफी अट्रैक्ट हो। एक ओरिजिनल एंड फिलोसफिकल डिस्कार्डेड फ्री वर्स एंड बिगेन टू राइट ब्लैंक इन ब्लैंक वर्स। जैसे मैंने आपसे कहा कि इन्होंने सेकेंड पीरियड में क्या किया कि फ्री वर्स को त्याग दिया, डिस्कार्ड कर दिया, और ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल करना इन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ दिस पीरियड आर एज फॉलो। जो सेकंड पीरियड था, सेकंड पीरियड के जो इंपॉर्टेंट प्लेस थे उसको भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जिसमें आपका है मच अडू अबाउट नथिंग, ये सेकंड पीरियड में इन्होंने लिखा है। अ डिलाइटफुल, है ना, हीरो इसका कैसियो है और हीरोइन का नाम ही हीरो है, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, एज यू लाइक, इनके सेकंड पीरियड का प्रोडक्शन है, सेकंड पीरियड में उन्होंने लिखा। ये भी बहुत ही क्या है, सनी और जॉयस कॉमेडी है। तो एज यू लाइक इट एंड जो इनका 12th नाइट है, ये दोनों प्लेज आप पढ़ेंगे, बहुत जॉय आएगा, ठीक है। शेक्सपियर्स मैच्योरिटी ऑफ ह्यूमर एंड रोमांसेस, दे आर नोन एज द बेस्ट कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर, राइट। तो एज यू लाइक और एज यू लाइक इट एंड 12th नाइट, ये दोनों इनके बेस्ट कॉमेडीज माने जाते हैं, ठीक है। आगे गाइस हम चलते हैं कि इनकी जो अगला जो क्रिएशन इसी का है पीरियड का, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर एंड टेमिंग ऑफ द श्रू, ठीक है। दे आर फ्रेशियल कॉमेडीज हैं, ये सब बहुत ही फ्रेशियल टाइप की कॉमेडीज हैं। मर्चेंट ऑफ वेनिस भी आप इस पीरियड में पढ़ेंगे, बहुत अच्छा ये प्ले है, इसकी भी लाइनें बहुत अच्छी हैं, है ना। लव लुक नॉट्स, इसमें क्या है कि लव इज ब्लाइंड सो लवर्स कैन नॉट सी व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, बहुत अच्छी अच्छी लाइनें इसमें भी है ना। मर्सी की भी बातें इसी में की गई हैं। जूलियस सीजर को भी इसी पीरियड में लिखा गया था, रिचार्ड सेकंड को भी इसी पीरियड में लिखा गया था, हेनरी फिफ्थ और हेनरी फोर्थ और हेनरी फिफ्थ को भी इसी पीरियड में लिखा गया था। शेक्सपियर्स बेस्ट हिस्टोरिकल ये ट्रिलॉगी मानी जाती है, रिचार्ड सेकंड, हेनरी फोर्थ एंड हेनरी फिफ्थ। थर्ड पीरियड में की बात अगर हम लोग करें तो थर्ड पीरियड में
राइट। विलियम शेक्सपियर का अनुभव काफी बढ़ जाता है, प्लेज आफ्टर प्लेज वो लिखने लगते हैं और फोर्थ पीरियड जो है वो उनको एकदम हाइट पे पहुंचा देता है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो द पीरियड ऑफ ग्रेटनेस भी इसे कहा जाता है, द पीरियड ऑफ ग्रेटनेस, द पीरियड ऑफ फोर ग्रेट ट्रेजेडी एंड द पीरियड ऑफ रोमन प्लेज एंड डार्क कॉमेडीज। इसी समय इनके जितने फोर ग्रेट ट्रेजेडी भी लिखे गए थे इन्होंने, द पीरियड ऑफ फोर ग्रेट ट्रेजेडी, द पीरियड ऑफ रोमन प्लेज भी, और इसे डार्क कॉमेडीज का भी पीरियड कहा जाता है, ठीक। अकॉर्डिंग टू डाउडेन देखिए क्या कहते हैं, दिस पीरियड ऑफ शेक्सपियर ड्रामेटिक एक्टिविटीज आउट ऑफ डेप्थ, मतलब ये बियॉन्ड इमेजिनेशन, क्रिएशंस के बाद क्रिएशंस करने लगे थे, बिकॉज शेक्सपियर्स इंटेलेक्चुअलिटी वाज ऑन इट्स एपेक्स एंड ही वाज composing the plays beyond imagination of human thoughts. The period is famous on the period of four great tragedies because Shakespeare began to peep into the darker aspect of human life, nature, which at last destroyed our life, such as frustration in love, marriage, jealousy, ambition, revenge and greed. आप जानते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगी विलियम शेक्सपियर की, वो बहुत इमेजिनेटिव होने लगे, जीवन की हर तरह के सिचुएशंस को देखने लगे, मौत देखने लगे, लोग उदासी का कारण जानने लगे, लव को उन्होंने देखा, लव में जो असफल लोग हुए उसके फ्रस्ट्रेशन को देखा, सारी चीजों को विलियम शेक्सपियर समझने लगे, सोचने लगे, और उसके बाद उनको ये लगा कि नहीं यार कि लाइफ इज फुल ऑफ ट्रेजेडी, तो ट्रेजेडी पर भी इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड शेक्सपियर बिगन टू evaluate the true work of human life on earth, which is actually in peace and satisfaction, not in favor and frets. So in Julius Caesar, Shakespeare has written, "We are the maker and morer of our life." जूलियस सीजर में विलियम शेक्सपियर ने कहा कि हम अपने भाग्य के खुद निर्माता होते हैं, हम चाहे अपने भाग्य को, अपनी जिंदगी को बना लें, हम चाहे अपनी जिंदगी को बर्बाद कर डालें, ठीक है, ये हमारे ऊपर होता है। द प्लेज ऑफ दिस पीरियड आर एज फॉलोज, ठीक है। ये डाउडेन साहब का एक इमेज है, इन्होंने अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ हिज माइंड एंड आर्ट, शेक्सपियर के बारे में इन्होंने लिखा है डाउडेन साहब ने, ठीक है। तो जो इनका थर्ड पीरियड है उसमें इनके बेस्ट क्रिएशंस लिखे गए थे, जिसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट हैमलेट, है ना, इनके जो फोर ग्रेट ट्रेजेडी है हैमलेट है, आप देख सकते हैं एक इमेज ऑफ हैमलेट देख सकते हैं। दूसरा जो इनका सबसे फेमस है वो क्या है, ओथेलो है, ओथेलो की एक इमेज देख सकते हैं, किंगलियर की देख सकते हैं, और फिर लास्ट वन मैकबेथ की देख सकते हैं। इन फोर ग्रेट ट्रेजेडी से एग्जाम में हर साल क्वेश्चन बनते हैं, और कोई भी टीचर जब पढ़ाता है तो ये फोर ग्रेट ट्रेजेडीज हमारे दिल को छू लेते हैं, इनके अंदर जीवन की पूरी फिलॉसफी आपको मिल जाएगी, राइट। विलेनी, एक व्यक्ति जैसे हीरो से विलेन कैसे बन जाता है। किंगलियर में आप देखेंगे कि फ्लैटरी से बूढ़े लोग कितने प्रसन्न होते हैं, एंड और लड़कियों के अंदर की विलेनी को भी उसमें दिखाया गया है कि लड़कियां अपने फादर की प्रॉपर्टी पाने के बाद कैसा रूप अपना अलग बना लेती हैं, ठीक है। उसी समय द रोमन प्लेस की अगर बात करें तो जूलियस सीजर लिखा गया, कोरियोलिनस, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, टीटस एंड्रोनिकस। टीटस एंड्रोनिकस भी जो इनका है बहुत ही भयंकर हॉरिबल ट्रेजेडी होती है, इसकी भी कहानी जब आप देखेंगे तो आपके रूह कांप जाएंगे। फिर डार्क कॉमेडीज की बात करें तो ऑल वेल्स दैट वेंट्स वेल, मेजर फॉर मेजर एंड रॉयलस एंड क्रेसिडा भी इसी समय में लिखा गया था, ठीक है। तो गाइज आई होप सो कि आपको सारी बातें समझ में आ ही रही होंगी, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग फोर्थ पीरियड की। देखिए क्या होता है कि कोई व्यक्ति बहुत टॉप पे पहुंचने के बाद फिर डिक्लाइनिंग पीरियड भी कहा जाता है, तो फोर्थ पीरियड को विलियम शेक्सपियर का हम डिक्लाइनिंग पीरियड भी कहते हैं, ठीक। द पीरियड ऑफ ड्रामेटिक रोमांसेस, इसमें ड्रामेटिक रोमांसेस भी देखने को मिलता है। द पीरियड ऑफ फॉरगिवनेस एंड रिकंसिलिएशन, क्षमा करना, है ना, कि द रेयरर एक्शन इज इन वर्च्यू नॉट इन वेंजेंस, जो व्यक्ति का जो सही गुण होता है वो क्या होता है, माफ कर देने में होता है, ना कि बदला लेने में होता है। टेम्पेस्ट की बहुत सुंदर लाइन है। एंड रिकंसिलिएशन, अकॉर्डिंग टू डाउडेन दिस वाज द पीरियड ऑफ हाइट बिकॉज शेक्सपियर रीच्ड एट द टॉप ऑफ हिज प्रोफेशन। अब इस समय तक पहुंचते पहुंचते विलियम शेक्सपियर एकदम टॉप तक पहुंच चुके थे, राइट। Okay, was to him in his profession because he has established his superiority over other dramatists of English literature. इस समय मतलब फोर्थ पीरियड तक आते आते विलियम शेक्सपियर established his superiority over all the dramatists of the world. Okay. Now, अब the plays of this period are different from Shakespeare's earlier plays because through this play Shakespeare has searched out the keynote of human life on earth,
विच इज फॉरगिवनेस एंड रिकंसिलिएशन। वही बात ही मैंने कहा, इस पीरियड में इनको ये समझ में आ गया इंसान को बदला नहीं लेकर के क्या करना चाहिए, समझौता कर लेना चाहिए परिस्थितियों के साथ। जैसे जैसे विलियम शेक्सपियर की उम्र बढ़ने लगती है वैसे वैसे, जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ने लगती है वैसे वैसे समझौतावादी धीरे धीरे वो बनने लगता है। ठीक, द प्ले ऑफ दिस पीरियड आर नोन एज ड्रामेटिक रोमांसेस, और इस पीरियड के प्लेस को ड्रामेटिक रोमांसेस के नाम से भी जाना जाता है ना, बिकॉज दे आर सच एलोगरिकल स्टोरीज विच आर कंपोज्ड ओनली टू preach some moral lesson to humanity because it is impossible to perform them in their real life, real form। तो कहने का मतलब ह्यूमैनिटी के लिए सिखाया गया है कि लोगों को क्या होना चाहिए, फॉरगिवनेस का नेचर अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। इस पीरियड के जो इंपॉर्टेंट प्लेज हैं वो कौन है, पेरिक्लीज है, सेम्बलिन है, विंटरस्टेल है, द टेम्पेस्ट। जिसमें गाइज दो जो इनके प्ले हैं, द विंटरस्टेल बहुत हार्ट टचिंग है, आप इसको देख सकते हैं, और द टेम्पेस्ट को भी जब आप पढ़ेंगे तो इनकी लाइनें बहुत ही हार्ट टचिंग है। श्योरली मैं आपको सारे प्लेस को अच्छे से पढ़ाऊंगा, आप वास्तव में बहुत एंजॉय करेंगे। लिटरेचर उन लोगों के लिए बहुत आनंददायक होता है जिन्होंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, लाइफ के प्रॉब्लम्स को बहुत फेस किया है और बहुत सारी समस्याएं लाइफ में झेला है, राइट। और जो फील करते हैं, जो महसूस करते हैं, वास्तविक लिटरेचर उन्हीं के लिए होता है। ठीक, तो हेनरी एट्थ की बात करके मैं करूं तो हेनरी एट्थ इज नॉट काउंटेड अमंग द ड्रामेटिक रोमांसेस बिकॉज इट इज प्योर हिस्टोरिकल प्लेस। Although Shakespeare left in incomplete, so it was completed by John Phillips। देखिए जो हेनरी एट्थ है इनका लास्ट क्रिएशन है और इसको ये कंप्लीट नहीं कर पाए थे, इसको जॉन फ्लेचर मिल करके, है ना, कंप्लीट किए थे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल परफॉर्म इन ग्लोब थिएटर, इसको पहली बार ग्लोब थिएटर में परफॉर्म किया गया। उसी समय 1916 में थिएटर में आग लग गई थी, सो अगेन इट वाज कंप्लीटेड, फिर इसे कंप्लीट किया गया। एंड शेक्सपियर लेफ्ट द प्ले इनकम्प्लीट एंड एक्सेस रिलीजियोसिटी एंड लैक ऑफ टाइम। कुल मिलाकर के इन्होंने इसमें बहुत ज्यादा धार्मिक बातें हो गई थी तो इन्होंने लेफ्ट इनकम्प्लीट। तो विलियम शेक्सपियर का एक क्रिएशन है, क्या है, हेनरी एट्थ, जो इनकम्प्लीट मानी जाती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। ठीक, तो गाइज अब ध्यान दीजिएगा कि कोई भी जब प्ले लिखा जाता है तो उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजेडी। कोई भी ट्रेजेडी है तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जिनको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। जैसे नोबल हीरो होना चाहिए। कोई भी प्ले अगर है, अगर हीरो नोबल नहीं है तो भी कोई प्ले देखना नहीं चाहेगा। अगर हीरो ही एकदम पतित है, लुंज पुंज है, उसकी स्थिति नहीं सही है, उसकी लैंग्वेज सही नहीं, उसकी पर्सनालिटी नहीं सही है, तो कोई भी प्ले क्या देखना चाहेगा, नहीं। हमार्शिया माने होता है चरित्र दोष होता है, राइट। जैसे अगर आप उसको मैकबेथ के पढ़ेंगे तो हैमिल्ट शुरुआत में बहुत अच्छा था, आगे चल के उसके अंदर चरित्र दोष होने की वजह से वो बहुत बड़ा मर्डरर बन जाता है। जब आप शुरुआत में मैकबेथ को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा क्या मैकबेथ वाज अ ग्रेट हीरो एंड ही वाज ऑनर्ड बाय ऑल द पीपल ऑफ स्कॉटलैंड। ठीक है, कन्फ्लिक्ट माने कन्फ्लिक्ट भी होना चाहिए, मेंटल कन्फ्लिक्ट होना चाहिए कि जब तक कन्फ्लिक्ट नहीं होगा ट्रेजेडी होगी कैसे भाई। जब तक आपस में अंतर्द्वंद नहीं चलेगा, मानसिक अंतर्द्वंद नहीं चलेगा, तब तक युद्ध होगा ही नहीं। युद्ध नहीं होगा तो ट्रेजेडी होगी कैसे। एक यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। जब भी कोई प्ले, पहले का एक क्या था कि भाई प्ले एक ही जगह, जब प्ले लिखा जा रहा है तो यूनिटी ऑफ टाइम मतलब समय की बातों का ध्यान रखना चाहिए, प्लेस का और एक्शन का। ठीक है, जैसे आज के फिल्मों में क्या दिखाया जाता है कि एक ही बार हीरो की शूटिंग इंडिया हो गई, फिर यूएसए हो गई, फिर कनाडा हो गई, बहुत सी जगह हो गई। इस समय तो चलेगा, लेकिन उस समय इस बात का ध्यान दिया जाता था कि जो टाइम हो उस भी एक तरह से लिमिटेड हो, 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे, जो भी प्ले हो उससे ज्यादा ना हो। दूसरे उस प्लेस को भी जो बताया जाए उसको ऑडियंस अच्छे से समझे। पता चला ऑडियंस को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ के प्लेस की बात कर रहे हैं आप। एक्शन जो हो वो भी प्रॉपर ढंग से परफॉर्म्ड किया गया हो। ठीक, कैथार्सिस का मतलब होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेंटालिटी ऑफ द पीपल। चित्त शुद्धि मतलब जब दर्शक देख रहा है तो उसका माइंड भी शुद्ध किया जाना चाहिए प्ले के माध्यम से। कॉमिक रिलीफ, देखिए जैसे होता है नहीं फिल्मों में क्या होता है, जोकर होता है, वैसे कॉमिक रिलीफ भी होना जरूरी है। जैसे फाल्स स्टॉप कैरेक्टर, इसे कैरी केचर भी कहते हैं, इसे कैरी केचर भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो बहुत सारे जैसे आप कोई भी देखेंगे तो उसमें आपको क्या मिलेंगे, कॉमिक कैरेक्टर जरूर मिलेंगे। जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस आप पढ़ेंगे तो इसमें लेंस लॉर्ड गोबो मिलेंगे, राइट। और इसमें आप ट्वेल्थ नाइट पढ़ेंगे तो इसमें आपको फेस्टे मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं तो जो आपको क्या मिलेंगे, कॉमिक कैरेक्टर के रूप में होते हैं वो। आयरनी ऑफ फेट, किस्मत जो होता है वो पता नहीं क्या करवा देता है, तो आयरनी ऑफ फेट एंड आयरनी ऑफ सिचुएशन।
अब आयरनी ऑफ फेट, आयरनारी ऑफ सिचुएशन भी आप देख सकते हैं 12th नाइट में जो वायला है वो क्या है, सिजेरियो का रूप पकड़ी हुई है। वो शादी तो करना चाहती है ना, ड्यूक से, बट प्रॉब्लम ये है कि अब वो नहीं कर सकती क्योंकि उसने वेश धारण कर लिया है पुरुष का। तो ये आयरनी ऑफ फेट है। आयरनी ऑफ सिचुएशन भी आप समझ सकते हैं कि आयरन सिचुएशन की वो लड़की हो करके भी क्या है, लड़के का रूप पकड़ी हुई है, राइट। और फिर सुपर नेचुरल एलिमेंट, मतलब जिसमें भूत प्रेत भी, जैसे क्या है आज भी कुछ समय पहले हॉरर मूवीज लोगों को बहुत ज्यादा पसंद हुआ करती थी। वैसे मान के चलिए कि पहले के समय में, आज के 400 और 5 साल के पहले की बात अगर है, तो उसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट जैसे कि मैकबेथ में भूत प्रेत दिखाया गया, हैमलेट में भूत को दिखाया गया, राइट, जिससे लोगों को बहुत इंटरेस्ट आया, बहुत रुचि आई, बहुत लोगों ने एंजॉय किया प्ले को। ठीक है, डेथ पेनाल्टी, मतलब लास्ट में जो व्यक्ति गलत करे, जाहिर सी बात है उसको डेथ पेनाल्टी भी मिलना बहुत आवश्यक है। मैकबेथ को अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें देखिए मैकबेथ ने गलत किया, उसका परिणाम उसे लास्ट में भुगतना पड़ा। ठीक है, राइट। तो गाइज आज जो मैंने डिस्कस किया वो आई डिड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन अबाउट द 4 ड्रामेटिक करियर ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो गाइज मेरा प्रयास कैसा रहा, एक मामूली सा टीचर का एक मामूली सा प्रयास कैसा रहा, आई वांट टू नो योर फीडबैक. So guys, if you really enjoyed and if you really learned something, so please, it's my humble request, please like the video. And if you did not like, so you can dislike the video, because choice is in your hand. You are the judge of a teacher, so judgment is yours, right? And one thing more guys, please share the link to your friend and near dear all. And the last one is, please send your valuable feedback through your valuable comments. So guys, thanks for watching this video. Good day all and take care all. Thank you so much.